बच्चे के बैलेंस में इश्यूज हैं। बच्चा कुछ भी करते करते गिर जाता है, चेयर में बैठते बैठते लुढ़क जाता है, या फिर ही सीक्स मूवमेंट एवरी टाइम। उसको हर टाइम भागने को चाहिए, कूदने को चाहिए, घूमने को चाहिए, वो टिक कर बैठ नहीं सकता है। एक तरफ इस तरह के इश्यूज हैं, सीकिंग बिहेवियर्स हैं, और दूसरी तरफ हो सकता है बच्चे को हल्का सा भी मूवमेंट मिले तो बच्चा घबरा जाता है, स्विंग पे नहीं बैठना चाहता, स्लाइड पे नहीं बैठना चाहता, बहुत जल्दी थक जाता है, एंड उसको अंदर से इच्छा ही नहीं होती है किसी प्ले एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, बड़ा ये लेथार्जिक सा है मेरा बच्चा। या फिर अगर छोटा बच्चा है तो डाइपर चेंजेस जब भी होते हैं तो बच्चा बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, जरा सा इधर उधर करो बच्चे को, बच्चा रोने लग जाता है। तो अवॉइडेंस बिहेवियर है। अब ये सारे इश्यूज हैं, क्यों है, क्या रीजन है और कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, वो हम इस कंप्लीट सीरीज में समझेंगे। तो आज हम जानेंगे रीजंस फॉर hyposensitivity and hypersensitivity. Why child seek these movements और avoid these movements? तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। सो प्रीवियस जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने डिस्कस किया था, ये सारी जो चीजें हैं वो रिलेटेड हैं वेस्टिबुलर सिस्टम पे, कि वेस्टिबुलर सेंस, मूवमेंट सेंस बेसिकली, कि कैसे हमने बॉडी को मूव किया और फिर बैलेंस करके हम अपराइट पोजीशन में हेड को स्ट्रेट रखकर, हेड के अंदर आईज को स्ट्रेट रखकर एक कंप्लीट मोटर टास्क परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज वेस्टिबुलर सेंस। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया कहां से उसका रिसेप्शन है, कैसे वो ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए थे। वी हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स। आज हम जानेंगे कि वेस्टिबुलर सेंस समझ में तो आया हमें, कहां से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, लेकिन उसमें इश्यूज क्यों आए, व्हाई इश्यूज। ठीक है, तो इस पे हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। हाइपोसेंसिटिविटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी, अवॉइडेंस बिहेवियर एंड सीकिंग बिहेवियर। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो वेस्टिबुलर सेंस है वो यूट्रस में, जब बच्चा यूट्रो में है, जब जेस्टेशन पीरियड में है, तभी डेवलप हो जाती है। सेंस ऑफ मूवमेंट, सेंस ऑफ मोशन, जैसे ही मदर मूव करती है बच्चा वूम्ब में उस मूवमेंट को फील करता है एंड अकॉर्डिंगली उसकी मूवमेंट्स भी होती है। सो सेंस ऑफ वेस्टिबुलर सेंस जो है वो यूट्रो में डेवलप होती है बिफोर विजन। सो दिस इज द फर्स्ट सेंस टू डेवलप। जैसे बच्चा किक करता है जब भी आप मूव करते हैं, या फिर बच्चा भी हिलता है, आप फील करते हैं बच्चा पेट में घूम रहा है। एंड अगर मैं बात करूं अराउंड 32 वीक्स जब होते हैं जेस्टेशन पीरियड के, तब वेस्टिबुलर सेंस बच्चे का डेवलप हो जाता है, यूट्रस में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बाय द एज ऑफ 5 मंथ, बच्चा 5 मंथ का होता है तो वेस्टिबुलर सेंस प्रॉपर डेवलप हो चुका होता है। उसके बाद बच्चा बैठना स्टार्ट करता है, फिर क्रॉलिंग एंड वॉकिंग एंड एवरीथिंग कम्स ऑन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट वेस्टिबुलर सेंस। दूसरा, अगर हम लोग इसमें फैक्ट जानेंगे, वेस्टिबुलर सेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सर्टेन थिंग्स। वेस्टिबुलर सेंस इज मेजरली अबाउट बैलेंस। अगर हम लोग एक लेमन लैंग्वेज में यूज करें तो बैलेंस, कि हमने अपनी बॉडी को किसी भी फिजिकल टास्क के बाद, मूवमेंट के बाद कैसे बैलेंस किया। तो बैलेंस के 3 एस्पेक्ट्स रहते हैं, कि सबसे पहला कि हम विजुअल चाहिए बैलेंस करने के लिए, कि मैं किस प्लेन पे हूं, कैसे हूं, किधर है, कोई आगे पीछे चीज तो नहीं है। फिर मूवमेंट, मोशन, वेस्टिबुलर सेंस। एंड द थर्ड इज प्रोप्रियोसेप्शन, सेंस ऑफ टच, कि मैं किस तरह के प्लेन पे हूं, उबड़ खाबड़ है, या मेरे लेग से सोमेटोसेंसरी जो डाटा है कि मैं किस तरह के प्लेन पे हूं, ऐसे खड़ा होना है, ऐसे खड़ा होना है, फिर मुझे कैसे बैलेंस करना है। तो सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन। तो इन तीनों चीज पे हमारा सेंस ऑफ बैलेंस डिपेंड करता है, और इन्हीं तीनों को वो इफेक्ट भी करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वेस्टिबुलर सेंस किस किस चीज को अफेक्ट करेगा, हमारी ऑडिटरी सेंस, बिकॉज उसके रिसेप्टर्स आर इन इनर ईयर। एंड प्रोप्रियोसेप्शन को हमारे हैम्पर करेगा, हमारी विजुअल सेंस को हैम्पर करेगा, और साथ ही साथ हमारे सोशल बिहेवियरल इश्यूज को भी हैम्पर करेगा। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो हम सबका कंसर्न रहता है, वेस्टिबुलर सेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पीच सेंटर्स। तो अगर बच्चे की वेस्टिबुलर सेंस में इश्यूज हैं तो स्पीच सेंटर्स प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, तो बच्चे की स्पीच में भी इश्यूज आएंगे।
बट ये हम इस पूरी सीरीज में कवर करेंगे, इस वीडियो में नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू ए ओवरव्यू, ठीक है। तो अब बात करेंगे, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने सीरीज पार्ट 1 में हमने जाना था कि जो हमारे रिसेप्टर्स हैं वेस्टिबुलर सेंस के, वो इनर ईयर है, ठीक है। फिर वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व से हमारा डाटा ब्रेन तक जाता है। ब्रेन में कहा जाता है? पॉन्स एरिया, ब्रेन स्टेम का एरिया है। और फिर सेरेबेलम, सेरेबेलम से थैलमस, जो हमारा कॉर्टेक्स है, ब्रेन कॉर्टेक्स है, उधर हमारे स्पाइनल नर्व्स की, हमारे को बॉडी पोस्चर कैसे बनाना है, हमारे विजुअल सेंस में, तो इन सब से कॉम्बिनेशन करके, मतलब टू एंड फ्रो, ब्रेन से ये टू एंड फ्रो वहां पर जाएगा, प्रोसेस होगा, और कैसे अपनी बॉडी के कंप्लीट मूवमेंट को और बैलेंस को हम लोगों ने करना है, वो चीजें प्रोसेस होगी, ठीक है। तो पेरिफेरल वेस्टिबुलर एंड सेंट्रल वेस्टिबुलर पे हमने बात किया था, बट इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। हमारे पास जैसे टीवी सभी के घरों में है, हमारे पास एक सेटअप बॉक्स है और एक मेन स्क्रीन है, ठीक है। सेटअप बॉक्स से वायर से हम लोगों ने मेन स्क्रीन को कनेक्ट किया है, तो हमारा सेटअप बॉक्स रिसीविंग एंड वहां पर, ठीक है। तो वो क्या है? हमारा इनर ईयर। वेस्टिबुलर सेंस में हमारा सेटअप बॉक्स क्या है? इनर ईयर, जहां से हम रिसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। अब केबल क्या है? हमारा वेस्टिबुलो कॉक्युलर नर्व, 8th क्रेनियल नर्व, तो दिस इज केबल। एंड हमारा टीवी क्या है? हमारा ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो अगर सेटअप बॉक्स में कोई इश्यू है, अगर सेटअप बॉक्स खराब है तो रिसीविंग ही सही नहीं हो रही, तो टीवी में कुछ नहीं आएगा, यानी कि कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगा। अब सेटअप बॉक्स काम कर रहा है लेकिन वो केबल सही से कनेक्टेड नहीं है, या तो सेटअप बॉक्स से या ब्रेन से, तो फिर से नो आउटपुट। द थर्ड थिंग, अगर हमारा टीवी ही खराब है, उसकी प्रोसेसिंग में गड़बड़ है, स्टैटिक्स आ रहे हैं, या फिर एक्चुअल में पूरा ही खराब है, तो भी एक प्रॉपर विजुअल हम लोगों को आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो सेम ये चीजें हमारी वर्क करती हैं वेस्टिबुलर फंक्शनिंग के साथ। सो वन इज पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या है? हमारा सेटअप बॉक्स, इनर ईयर। फिर केबल क्या है? वेस्टिबुलो कॉक्युलर नर्व। एंड हमारा टीवी क्या है? ब्रेन सिस्टम। और ब्रेन सिस्टम इज सेंट्रल वेस्टिबुलर, ठीक है। तो अब हाइपो और हाइपर सेंसिटिविटी क्यों आएगी, सीकिंग और अवॉइडेंस बिहेवियर क्यों आएंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे पेरिफेरल जो हमारा सिस्टम है, उसमें अगर इश्यूज आते हैं, जो हमारा रिसेप्टर है इनर ईयर, अगर वहां इश्यूज आते हैं, तो मेनली जो उसमें रीजन रहता है, वहां पर अवॉइडेंस का आएगा, सीकिंग नहीं आएगा, अवॉइडेंस आएगा, क्योंकि बच्चे को उसमें डिजीनेस, नोजिया, चक्कर आना ऐसा ज्यादा फील होगा, ठीक है। बच्चे को नहीं, अडल्ट को भी उसमें हम लोग वर्टिगो आ जाता है और बहुत सारी एंड नंबर ऑफ चीजें आ जाती हैं। अब सबसे पहला जो रीजन रहता है पेरिफेरल, जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम डिसफंक्शन। अब सपोज कीजिए मेरे दोनों ईयर्स एक्टिव हैं, बिकॉज हमारे क्या है? दो रिसीविंग चैनल्स हैं, दो इनर ईयर है ना, दो ईयर हैं, दो रिसीविंग चैनल्स हैं। अब मुझे दोनों से डाटा मिल रहा है। अगर मेरा हैंड यहाँ आ रहा है तो यहाँ से कम सिग्नल आ रहा है और इधर से ज्यादा आ रहा है, और अगर मेरा मुंह इधर होएगा तो यानी कि मूवमेंट इधर, ये वाला ईयर एक्टिवेट हुआ तो इधर से सिग्नल ज्यादा है, इधर से कम आ रहा है, ऐसे हो गया ना, क्योंकि जिधर का ईयर एक्टिव होगा उधर से सिग्नल ज्यादा जाएंगे ब्रेन को। तो हमारा इस तरह से वर्क करता है, जो ईयर एक्टिव होगा उधर से फायरिंग ऑफ सिग्नल ज्यादा होगी, ठीक है। अब ये नॉर्मल सिचुएशन है, बट व्हाट हैपेंड, अब मेरे सपोज कीजिए राइट ईयर में इंफेक्शन है, ठीक है। तो अब इधर से सिग्नल, अब मेरा सामने है, मेरा विजन कह रहा है मैं सामने देख रहा हूं, लेकिन मेरे राइट ईयर में इंफेक्शन है, तो क्या हुआ? यहां से सिग्नल नहीं जा रहे हैं और यहां से फायरिंग ज्यादा हो रही है, तो ब्रेन तक क्या जा रहा है कि मेरा राइट मूवमेंट है, बट मेरा विजन क्या कह रहा है? मैं देख कहां रही हूं? सामने। अब सामने देख रही हूं, अब यहां कंफ्यूजन, मैं देख तो सामने रही हूं, लेकिन मेरा ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर रहा है कि यहां से सिग्नल की फायरिंग ज्यादा है और इसका राइट की तरफ मूवमेंट, इस तरफ में मूवमेंट है, लेफ्ट की तरफ, सॉरी, राइट में इन्फेक्शन है, लेफ्ट में, मैं बोलने में कई बार गड़बड़ कर जाती हूँ ये, ठीक है। बट आप मेरे एक्शन से समझ लीजिए प्लीज। तो मेरा राइट में इन्फेक्शन की वजह से लेफ्ट से फायरिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन ब्रेन में कंफ्यूजन कहां आ रही है? क्योंकि विजन कह रहा है सामने देख रहा है, और ब्रेन क्या इंटरप्रेट कर रहा है? सिग्नल्स क्या कह रहे हैं? यहां से फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स ज्यादा है कि भैया इसकी तो लेफ्ट की तरफ मूवमेंट है,
ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट और एकदम से डिजीनेस और वो इश्यूज जो हैं वो क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, कंफ्यूजन, और जिसकी वजह से हमें सेंस ऑफ बैलेंस में इश्यू आता है और आउटपुट सही से जनरेट नहीं हो पा रहा। तो दिस इज वन रीजन, ठीक है। बट हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, वो बिकॉज ईयर इन्फेक्शन के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, वो थोड़े दिनों में अडेप्ट कर लेगा, दिस इज माई न्यू नॉर्मल। ठीक है, आप किसी ईएनटी वाले के पास जाकर उसको चेक करा सकते हैं कि कहीं मेरे ईयर में इन्फेक्शन की वजह से ऐसा तो नहीं है, आप उसका ले सकते हैं। तो दिस इज हैपनिंग, ठीक है। द सेकेंड थिंग, अब क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि हमारी 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स होती हैं, उसमें एंडोलिम्फ करके एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड से हमें पता चलता है कि मैंने हेड को ऐसे किया या फिर अप डाउन किया, ऐसे ऐसे, मतलब जिस भी डायरेक्शन में मैं मूव करूंगी वो 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स के थ्रू मुझे मेरी डायरेक्शन के बारे में अवेयरनेस आएगी। द सेकेंड थिंग, जो हमारे ऑटोलिथ सिस्टम होता है वहां पे क्रिस्टल्स होते हैं, उसके बारे में मैंने नहीं समझाया था प्रीवियस वीडियो में। क्रिस्टल से हमें ग्रेविटेशनल पुल का पता चलता है कि अगर मैं नीचे ऐसे लेटी हूं तो क्रिस्टल्स होते हैं ऑटोलिथ सिस्टम में, वो क्रिस्टल्स नीचे चले जाएंगे तो मुझे पता चलेगा ओके आई एम लाइंग डाउन, ठीक है। तो उन क्रिस्टल्स की मूवमेंट से मुझे मेरी बॉडी का इनर्शिया के थ्रू, ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू ये पता चलेगा कि मैं खड़ी हूं, बैठी हूं, या मैं लेटी हुई हूं, झुकी हुई हूं, वो पता चलता है। अब वो क्रिस्टल क्या होते हैं, वो अगर सेमी सर्कुलर कनाल्स में गिर गया, एक क्रिस्टल उछला और वो कनाल में चला गया, सेमी सर्कुलर कनाल में, यानी कि आप सोचिए वहां पर एंडोलिम्फ नाम का फ्लूइड है, उसमें क्रिस्टल गिर गया तो क्या होगा, रिपल इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। अब रिपल इफेक्ट आएगा एकदम से, ऑल ऑफ अ सडन डीजी डीजी डीजी, और जब तक वो स्टैटिक नहीं हो जाता, वो पानी स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक सर घूमता रहेगा, चक्कर से आते रहेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, जैसे ही मूवमेंट होती है वो क्रिस्टल एंडोलिम्फ में गिर जाएगा, उस पानी में गिरेगा, जिसकी वजह से चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। तो मूवमेंट नहीं करना पसंद करेंगे क्योंकि चक्कर आ रहे हैं। बच्चा कहेगा मुझे, या कोई भी बड़ा भी कहेगा मुझे तो चक्कर आ गए भाई, एकदम से हिलने पे मैं नहीं कर सकता, या फिर खड़े हुए एकदम से चक्कर आ गए, ऐसे किया चक्कर आ गए, और थोड़ी देर चक्कर आते रहते हैं, कोई चीज का सपोर्ट लिया और वो जब तक बैलेंस नहीं हो जाता तब तक चक्कर ही आ रहे हैं, 2-4 मिनट में ठीक हो जाता है। तो इसका भी आप जो वेस्टिबुलर थेरेपिस्ट होते हैं, आप उनके पास जाएंगे 2-4 सिटिंग में, क्योंकि वो आपको एक मूवमेंट बताएंगे, वो पर्टिकुलर मूवमेंट करने से वो जो क्रिस्टल है वो वापस उसी जगह चला जाता है, अपनी जगह पे, और फिर वो पानी में जो हमारा एंडोलिम्फ है उधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड रीजन इज दिस। द थर्ड रीजन, अब दोनों जो हमारे ईयर्स का बैलेंस नहीं है, इसमें मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। अब हमारा जो वेस्टिबुलर सेंस है यहाँ पर दोनों तरफ से रिसीव होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने बॉल को लिया, अब ये जब तक स्ट्रेट है तो ये सेंटर में है बैलेंस, लेकिन अगर मेरा एक ईयर कम एक्टिव है और मेरा जरा सा दूसरा होगा तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है, वो वेस्टिबुलर सिस्टम में इश्यू आ जाएंगे। तो जब एक एपरेटस यानी कि एक ईयर हमारा काम नहीं कर रहा, या फिर दोनों ईयर्स का आपस में सिंक नहीं है, ठीक है, दोनों ईयर्स करेक्ट इनपुट नहीं ले रहे हैं, या फिर एक सिंक में इनपुट नहीं ले रहे हैं, तब भी हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम गड़बड़ा जाता है। अब ये वाला जो चीज है, ये हमारा पेरिफेरल का मैंने आपको समझाया, जब हमारे एपरेटस में गड़बड़ है, हमारे रिसीवर में गड़बड़ है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल वेस्टिबुलर डिसफंक्शन। अब उसमें क्या होगा, हमारे ब्रेन में डाटा सही नहीं जा रहा, या उसकी प्रोसेसिंग सही नहीं हो रही, तो वो होता है सेंट्रल वेस्टिबुलर डिसफंक्शन, ठीक है। अब सेंट्रल वेस्टिबुलर डिसफंक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए मैंने आपको बताया, जो हमारा रिसीविंग एंड है, ब्रेन का रिसीविंग एंड कहां से डाटा आता है हमारे ब्रेन में, ब्रेन स्टेम से। ब्रेन स्टेम में पॉन्स में जो है हमारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, वहां से सारा हमारा डाटा इन जो अंदर जा रहा है वो वहां से ब्रेन में वहां से जा रहा है। तो ब्रेन स्टेम में हमारे अगर इश्यू है, वो मैच्योर्ड नहीं है, क्योंकि ब्रेन स्टेम इज बेसिकली रिफ्लेक्स सिस्टम, वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट सिस्टम, ब्रीदिंग, डाइजेशन, हार्ट रेट एंड आई ब्लिंकिंग, ये जो जितने भी इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट्स है वो कहां से कंट्रोल होते हैं, ब्रेन स्टेम से। जितने भी प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं वो कहां होते हैं,
ब्रेन स्टेम में। ठीक है, तो रिसीविंग एंड क्या है हमारा, ब्रेन स्टेम। तो अगर ब्रेन स्टेम इमेच्योर है, अब ब्रेन स्टेम क्यों इमेच्योर होगी, अगर बॉडी में रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, अगर बॉडी में रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं तो ब्रेन स्टेम इमेच्योर होगी। अब इमेच्योर क्योंकि हमारा जो रिसीविंग एंड है जहां पर ब्रेन में डाटा आ रहा है वो ही इमेच्योर है, तो वहां पर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी। ठीक है, वो अब वहां पर क्या रोल आएगा, हमारे ब्रेन स्टेम में जो भी रिसीविंग डाटा आता है, जहां पर आता है सेंसरी इंफॉर्मेशन, वो कहाँ आता है, RAC, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS, सॉरी RAC नहीं, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो वहां पर एक ब्रेन स्टेम में छोटा सा ऐसे पतला सा एरिया होता है, जितना भी हमारा विजुअल, वेस्टिबुलर, ऑडिटरी, जितना भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो RAS में आता है। ठीक है, अब वो RAS है, दैट इज एन अटेंशन सिस्टम, कि जितना भी अनवांटेड डाटा है, ठीक है, अब आपके 100 चीजें आजू बाजू में चल रही हैं, बट आपको एक पर्टिकुलर टास्क के लिए किस किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है उसको फिल्टर आउट, जो यूजफुल सेंसरी डाटा है उसको वो रखेगा और बाकी सबको वो डिस्कार्ड कर देगा, और फिर वही आगे ब्रेन तक सर्कुलेट होगा। अब RAS में अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी तो क्या होगा, जितना भी डाटा आप सेंसरी डाटा बाहर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो सारा ही ब्रेन में प्रोसेस होने के लिए चला जाएगा, और ब्रेन अच्छे से उसको नहीं मैनिपुलेट कर कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि इसी की वजह से हाइपो और हाइपर सेंसिटिविटी आती है कि अब मुझे जो है एक टास्क परफॉर्म करना है, मुझे बाहर वॉशिंग मशीन की भी आवाज आ रही है, टैप में से पानी टप टप टपक रहा है, उसकी भी आवाज मैं उतना ही अच्छे से सुन पा रही हूँ, बर्ड्स चल रहे हैं, रोड पे ट्रैफिक है, दूसरी क्लास में बच्चे चिल्ला रहे हैं, पीछे से कोई आंटी बोल रही है, वहां से एक मैम बोल रही है, वहां पर प्रिंसिपल मैम कुछ राउंड पे, एंड मेरा ध्यान सब पे है, मैं अपना जो है ना फोकस एक पर्टिकुलर जो मेरे सामने क्लास टीचर पढ़ा रही है उस पर नहीं कर पा रही हूँ। तो व्हाट इज हैपनिंग, आई एम एब्जॉर्बिंग ईच एंड एवरी सेंसरी इनपुट, और मैं उसको फिल्टर आउट नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं टास्क पे फोकस नहीं कर पाऊंगी। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ RAS। अब ब्रेन स्टेम इमेच्योर है और RAS ब्रेन स्टेम में है, तो हमारा RAS फिल्टर आउट नहीं कर पा रहा, तो उसी की वजह से हमारी हाइपोसेंसिटिविटी और हाइपर अवॉइडेंस बिहेवियर इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी सेंसरी सिस्टम, चाहे वो विजुअल हो, ऑडिटरी हो, वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्टिव, इंटेरोसेप्शन और टेक्टाइल, ऑलाफैक्टरी, ऑल 8 सेंसरी सिस्टम का डाटा फिल्टर करता है। तो अगर RAS प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो हमें सीकिंग या अवॉइडिंग बिहेवियर आएंगे। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट थिंग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल वेस्टिबुलर सिस्टम में हमें समझ में आया कि अगर ब्रेन स्टेम इमेच्योर है, डाटा का फिल्टर नहीं होगा, डाटा फिल्टर नहीं होगा तो हमें हाइपो और हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। ठीक है, इट कैन बी अ नेगेटिव लूप और इट कैन बी अ पॉजिटिव लूप। ठीक है, अब ब्रेन स्टेम से डाटा कहां जाता है, ब्रेन स्टेम से डाटा कहां जाता है, ब्रेन स्टेम से, बिकॉज इट्स अ 2-वे कम्युनिकेशन, ब्रेन से पहले वो डाटा प्रोसेस होगा और उसके बाद ब्रेन कोऑर्डिनेट करेगा कि मुझे ये एक्शन लेना है। तो ब्रेन स्टेम से डाटा कहां कहां जाएगा, ब्रेन कॉर्टेक्स में, फिर उसके बाद सेरेबेलम में, उसके साथ साथ ब्रेन कॉर्टेक्स, सेरेबेलम, ऑक्यूलर, विजुअल ऑक्यूलर सिस्टम में एंड विजुअल स्पाइनल, ठीक है, वेस्टिबुलो स्पाइनल सिस्टम में। तो ये चारों जो है एक्टिवेट होंगे जैसे ही डाटा जाएगा कि अब ये इनपुट मुझे मिला है और इसका आउटपुट मुझे ये जनरेट करना है ताकि मेरा वेस्टिबुलर सिस्टम, मेरा बैलेंस सिस्टम अच्छे से वर्कआउट कर पाए। सो फर्स्ट रीजन हाइपो और हाइपर सेंसिटिविटी का इस सेंट्रल वेस्टिबुलर डिसफंक्शन की बात कर रहे हैं, इस ब्रेन स्टेम का इमेच्योर होना, RAS प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है ड्यू टू रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, फर्स्ट रीजन। द सेकेंड रीजन, अब ब्रेन में डाटा जा रहा है कहाँ, मेनली अगर मैं बात करूं सेरेबेलम रहता है बैलेंस एंड मूवमेंट के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, ग्रोस मोटर स्किल्स के लिए सेरेबेलम। अगर आपका सेरेबेलम प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं कर रहा है, बैलेंस में इश्यूज आ रहे हैं, दैट मींस सेरेबेलम में डेफिसिट है। ठीक है, तो हमें सेरेबेलम के लिए चेक करना है, अगर सेरेबेलम में डेफिसिट है तो सेरेबेलम से रिगार्डिंग
आप एक्सरसाइजेस फॉलो करेंगे। अगेन इसमें हाइपो और हाइपर सेंसिटिविटी आ सकती है, ठीक है। और मेनली अगर हम बात करें, हमें जो वेस्टिबुलोस्पाइनल जो है, स्पाइन क्योंकि हमारे पूरी बॉडी का बोझ जो है हमारा स्पाइनल मसल होता है, और कोर स्ट्रेंथ दैट मेनली इज कोर, तो कोर पे हमें काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट विजुअल ऑक्यूलर इज अ रिफ्लेक्स पैथोलॉजी, जो जैसे ही वेस्टिबुलर सिस्टम का डाटा आएगा वो एक्टिवेट होगा। विजुअल ऑक्यूलर क्या है, मैं आपको एक छोटे उससे बात करूंगी कि अगर मैं ऐसे जा रही हूँ, ठीक है, जब ऐसे होगा तो मेरी आईज कहाँ जाएगी, मैं इधर जाऊंगी और मेरी आईज इधर। अगर मुझे एक फिक्स टारगेट, अगर मुझे मेरी फिंगर देखनी है, अभी मैं ऐसे देख रही हूँ, बट अगर मैं ऐसे होंगी तो मेरी आईज आप देखेंगे, ऐसे हूं सेंटर में, इधर ऐसे, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है ऑक्यूलर मूवमेंट, उसमें ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में हमारी ये जो ब्लैक ब्लैक गोली होती है, ये अपोजिट डायरेक्शन में हमारे ट्रैकिंग को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है ना, ताकि हम किसी भी पर्टिकुलर टारगेट को स्टेबलाइज गेज के साथ उसको देख पाए। अगर इसमें गड़बड़ है तो हम विजुअली टारगेट नहीं ट्रैक कर पाएंगे, और हम एक टास्क को कि भागते भागते बॉल कैच करनी है कैसे करेंगे, जब हमारा टारगेट ही फिक्स नहीं कर पा रहे, हम बॉल को सही से विजुअली नहीं कर पा रहे, हम बॉल को कैच भी नहीं कर पाएंगे, तो हमारा आउटपुट गड़बड़ा जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर वेस्टिबुलर सिस्टम में गड़बड़ है तो हम विजन थेरेपी के थ्रू, विजुअल ऑक्यूलर स्किल्स के थ्रू हम लोग अपने टारगेट को फिक्स करते हैं और उससे वेस्टिबुलर सिस्टम को भी स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो रीजंस हैं वो समझ में आए होंगे। अब मैंने आपको एक बॉल का एग्जांपल दिया था लाइक दिस, तो इसमें ब्रेन बैलेंस भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके ब्रेन में कोऑर्डिनेशन नहीं है, बिकॉज ये सेंट्रल सिस्टम का आ गया, अब हम लोग सेंट्रल वेस्टिबुलर, अगर, क्योंकि हम लोगों को पता है हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों का अलग अलग फंक्शन है, वैसे ही ऑडिटरी स्किल में अगर मैं बात करूं, हमारा ब्रेन डिफरेंट डिफरेंट ऑडिटरी रजिस्ट्रेशन करता है। लाइक लेफ्ट ब्रेन मेनली स्पीच, क्या बोला जा रहा है क्या वर्ड्स हैं उसको मैनिपुलेट करता है, उसको इंटरप्रेट करता है। और हमारा जो राइट ईयर है कि कैसे बोला जा रहा है, गुस्से में, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मतलब उस टोन को किस तरह से बोला जा रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे राइट ब्रेन से आती है, ठीक है। तो दोनों का फंक्शन अलग अलग है। इसी तरह से लेफ्ट एंड राइट में अगर तालमेल नहीं है, एक ब्रेन ज्यादा वर्किंग है, तो व्हाट विल हैपन, दिस विल हैपन। जो हमारा सेंटर में बबल होना चाहिए, बॉल होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरीथिंग, वो वहां पर सेंटर में नहीं है, और वो इधर उधर, जिस साइड अगर ब्रेन ज्यादा एक्टिवेटेड है उधर की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ से हम लोगों को कम मिल रहा है, तो हाइपो और हाइपर सेंसिटिविटी उस वजह से भी आती है। लाइक ऑडिटरी का मैंने आपको एग्जांपल दिया इस समय, तो बच्चा स्पीच तो समझेगा, लेकिन गुस्से में बोला जा रहा है, प्यार में बोला जा रहा है, मजाक में बोला जा रहा है, वो नहीं समझ पाएंगे, दे विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। वो सिर्फ एक जो वर्बल बोल दिया उसको समझा, बट क्या, क्यों, कैसे, उसको नहीं इंटरप्रेट कर पाएंगे। सो दीज आर द रीजंस कि हमारे जो हाइपो सेंसिटिविटी और हाइपर सेंसिटिविटी, अवॉइडेंस और सीकिंग बिहेवियर्स आते हैं, ठीक है। और मेनली अगर मैं पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम की बात करूं, इट इज मेनली इज अबाउट डिजीनेस एंड अवॉइडेंस बिहेवियर, क्योंकि उनको मूवमेंट पसंद नहीं होगी, दे कांट मूव प्रॉपरली, ठीक है। तो आई होप ये वाला चीज आपको क्लियर हुई होगी, बिकॉज हम लोग ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर बहुत जल्दी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, व्हाट विल हैपन कि हम उसको डिटेल में नहीं समझ पाएंगे। इट्स ऑलरेडी 23 मिनट्स का वीडियो, तो अभी हम लोग इसको ना यही पॉज देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हाइपो और हाइपर सेंसिटिविटी या फिर वेस्टिबुलर सीकिंग और अवॉइडेंस है, तो हमें किस तरह की एक्टिविटीज करनी है और किस तरह से करनी है और क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और जितना भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लाइक वट एवर आई एम शेयरिंग, इफ यू फाइंड इट यूजफुल, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू ऑल, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग, क्योंकि योर लाइक, कमेंट एंड शेयर्स गिव मी पॉजिटिव एनर्जी। और लाइक दबाने में तो यार कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ एक
लाइक बटन प्रेस करना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।